be able to get a knowledge, practical knowledge about the physiology of mechanical ventilation and when to start the mechanical ventilation and what are the settings for a normal lung and the disease lung, and how to troubleshoot in different situations. And whenever when you have put the patient on the ventilation, when to start wean and liberate the patient from the ventilator. It is also very important to know when to do it. So this our presentation will go through the introduction with the settings and then going to the assessment and the monitoring and with the troubleshooting, and in the last we will discuss about the weaning and the liberation. So why is the mechanical ventilation required? It is very important to know what is the purpose of the mechanical ventilation. जैसे हम सब जानते हैं कि जो ventilation का purpose है वो oxygenation करना है, oxygenation और CO2 को remove करना है, and it also required for the decreasing the work of breathing and also to protect our airway. And we also came across to many patient जो हमारे इमरजेंसी में आते हैं और उसके बाद हम उनको आईसीयू में शिफ्ट करते हैं. मेनली जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं. दैट इंक्लूड्स एपनिया, रेस्पिरेटरी अरेस्ट एंड रेस्पिरेटरी फेलियर के साथ जो पेशेंट आते हैं विद द डिफरेंट एटियोलॉजीज. दैट में इंक्लूड द ब्रोंकोलाइटिस, दैट में इंक्लूड अस्थमा in the severe asthma, and that may be because of any other illnesses. And we also have many patients that have a cardiac problem, जैसे जो है ना congenital cardiac diseases होते हैं, उनमें जो शॉक में पेशेंट आते हैं कार्डियोजेनिक शॉक के साथ, या फिर यह होता है कि उनका हार्ट फेल हो रहा है, तो इन कंडीशन में भी मैकेनिकल वेंटिलेशन इज अ गुड स्ट्रेटजी टू अप्लाई. इसी तरह जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के साथ आते हैं जैसे सीवियर जीबीएस है या टेटनस के पेशेंट हैं या ट्रॉमा के बाद लो जीसीएस के साथ या कोमाटोज पेशेंट आते हैं, उनमें भी जो है ना वेंटिलेशन इट इज आल्सो ए वेरी गुड strategy to apply in early phase to support the body. And also in the post anesthesia phase, इसमें जो है ना ये होता है कि पेशेंट ऑपरेशन थिएटर से हमारे पास रिसीव हुआ, अभी जो है ना उसको नीड है फॉर मैकेनिकल वेंटिलेशन, उसकी हेमोडायनामिक्स अभी स्टेबल नहीं है, तो अनटिल अनलेस जब तक उसकी जब तक उसका वो एनेस्थीसिया से आउट ना हो जाए या फिर उसका कि हेमोडायनामिक्स स्टेबल ना हो जाए, तो उस वक्त तक भी हमें मैकेनिकल वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ सकती है. तो इट इज़ बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर द वी कैन से फॉर द फेल्योर ऑफ द ऑर्गन सिस्टम, लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो जाए, कार्डियक सिस्टम फेल है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम फेल है या न्यूरोमस्कुलर फेल है, तो इन सब कंडीशंस में बॉडी को सपोर्ट करने के लिए आपको मैकेनिकल वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ सकती है. एंड अगर हम समझना चाहें कि मैकेनिकल वेंटिलेशन एक्चुअली हमें चाहिए क्यों होती है, जैसे हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी है कि वी ऑल नो कि व्हेनेवर we try to when we try to breathe, there is a pleural pressure generated, that is a negative pressure. जब नेगेटिव प्लूरल प्रेशर जनरेट होता है तो उससे क्या होता है कि आउट से जो है ना गैस फ्लो करती है इनसाइड. तो इसी फिनोमिना को ये जो नेगेटिव प्रेशर है एक्चुअली ये क्या करता है कि हमारा जो एयरवे की रेजिस्टेंस है और हमारी जो एल्वियोलाई की इलास्टेंस है उसको ओवरकम करता है. ठीक है, तो इसी तरह ये जो फिनोमिना था ना इस नॉर्मल फिजियोलॉजी की बेस पे जो स्टार्ट में इन द इनिशियल ऑफ 20s उन्होंने जो वेंटिलेशन स्टार्ट की थी वो थी नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन. उसमें एक चैम्बर होता था, बॉक्स था, जिसमें पेशेंट को लिटाया जाता था, हेड उसका बाहर है, तो चैम्बर में नेगेटिव प्रेशर जनरेट करके वो क्या करते थे कि वेंटिलेशन जो है ना एक्वायर करते थे. तो स्टार्ट में जो केसेस थे 1950 से पहले के, वो ये जो वेंटिलेशन थी वो उसमें ये इसी बेस के ऊपर की जाती थी. विद द पैसेज ऑफ टाइम उनको एज विद पैसेज ऑफ टाइम जब ये देखा कि नहीं ये सिर्फ जो है ना रेजिस्टेंस के साथ साथ और इलास्टेंस के लिए सिर्फ नेगेटिव प्रेशर सफिशिएंट नहीं है, तो दे थिंक अबाउट द पॉजिटिव प्रेशर. 1955 फर्स्ट टाइम जो है एक वेंटिलेटर को यूज़ किया गया था फॉर पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन. उसमें क्या था कि पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन अप्लाई करते हैं टू ओवरकम द रेजिस्टेंस एंड द इलास्टेंस. अब सिंपली इलास्टेंस क्या होती है? इलास्टेंस ये है कि जो एल्वियोलाई की स्टिफनेस है, ठीक है, तो अगर एल्वियोलाई स्टिफ होंगे, ज़्यादा स्टिफ होंगे तो आपको ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत होगी. इसी तरह अगर रेजिस्टेंस एयरवे में ज़्यादा हो जाती है तो उस वक्त में भी आपको ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत होती है. तो अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न वर्ल्ड में अब ये क्या है कि हम वेंटिलेटर यूज़ करते हैं जो पॉजिटिव प्रेशर अप्लाई करता है. तो एज यू कैन सी हियर आल्सो स्पॉन्टेनियस में हम इंस्पायरेशन नेगेटिव में लेते हैं, एक्सपायरेशन के लिए हमें थोड़ा सा पॉजिटिव प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है. लेकिन यहाँ पे जो अब मॉडर्न वेंटिलेशन है इसमें इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन जो है ना ये पॉजिटिव प्रेशर में होती है, जिसकी वजह से ये रेजिस्टेंस और इलास्टेंस के वर्क को ओवरकम किया जाता है. तो इस सारी जो मैथमेटिकल इक्वेशंस है इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन. इसको हम फर्दर इलेबोरेशन इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे ये रेजिस्टेंस है
एयरवे में रेजिस्टेंस, जैसे ही एयरवेज नैरो होना शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द ब्रोंकोलाइटिस, एस्थमा और एनी अदर प्रॉब्लम, तो उसमें क्या होगा कि हमें ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो और जो है ना, इसी तरह ये जो एल्व्यूलाई है, इन केस ऑफ द ARDS या एल्व्यूलाई की वॉल थिकनिंग हो जाए, या एल्व्यूलाई में एल्व्यूलाई के जो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, एटिलेक्टेसिस हो जाता है, या फिर जैसे पल्मोनरी एडीमा हो जाता है, इन सब कंडीशंस में क्या हो जाता है कि आपकी इलास्टेंस बढ़ जाती है और कंप्लायंस पुअर हो जाती है। इलास्टेंस इज एक्चुअली द इनवर्सली रिलेटेड टू द कंप्लायंस। सो जैसे जैसे इलास्टेंस बढ़ती है, कंप्लायंस पुअर हो जाती है, एल्व्यूलाई आर बिकेम अनएबल टू इन्फ्लेट। तो इसको ओवरकम करने के लिए भी आपको पॉजिटिव प्रेशर की नीड पड़ती है, जिसे हम जो है ना वेंटिलेटर से अप्लाई करते हैं। अदर कंडीशंस भी हो सकती हैं, जैसे इंट्राएब्डोमिनल हाइपरटेंशन है, तो इसमें क्या होगा कि डायफ्राम नीचे मूव नहीं करेगा, तो उसकी वजह से भी कंप्लायंस पुअर हो जाती है। तो इन दैट कंडीशन आल्सो द पॉजिटिव प्रेशर इज अ गुड चॉइस। सो होता क्या है, जब आपके जो है ना रेजिस्टेंस, एयरवे की रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाती है और कंप्लायंस पुअर होती है, व्हाट हैपेंस, देयर इज अ वीक्यू मिसमैच। अब वीक्यू मिसमैच कैसे, कि वेंटिलेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा या परफ्यूजन का प्रॉब्लम हो जाएगा, उसकी वजह से वर्क ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और बॉडी में ऑक्सीजन की जो है ना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, और पेशेंट हाइपोक्सिक हो जाएगा, और जिसकी वजह से CO2 की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, तो हाइपर कैपनिक हो जाना शुरू हो जाएगा। तो इसके साथ साथ जो है ना, जैसे जैसे वर्क ऑफ ब्रीदिंग बढ़ता है, मसल फटीग होना शुरू हो जाते हैं, और पेशेंट जो है ना बिल्कुल एपनिक होना शुरू हो जाता है, और उसके पॉजिटिव प्रेशर की वेंटिलेशन की जो है ना ज़रूरत होती है ज़्यादा। तो अब ये अगर हम देखें वीक्यू मिसमैच जो है ना कैसे होता है बॉडी में, तो एज वी नो देयर इज अ डेड स्पेस इन आवर बॉडी। दो तरह की डेड स्पेस हो सकती है, जैसे एक एनाटॉमिक स्पेस, एनाटॉमिकल डेड स्पेसेस होती हैं, जैसे हमारा नोज, नेजोफेरिंक्स, अपर एयरवेज, अपर ब्रोंकस, ये सारी डेड स्पेसेस हैं जो एनाटॉमिकल हैं। लेकिन अगर एक ऐसा एल्व्यूलाई जहाँ पे परफ्यूजन, जहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है एल्व्यूलाई पे, आप ये देख सकते हैं, ये ब्लड स्ट्रीम जो है ना, यहाँ से ब्लड कमिंग एंड गोइंग टुवर्ड्स द बॉडी। अब ये एल्व्यूलाई से तो ऑक्सीजन सही से डिफ्यूज हो रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एल्व्यूलाई है, लेकिन ऑक्सीजन तो इसमें आ रही है, वेंटिलेशन इज गुड, बट द ब्लड, देयर इज नो ब्लड वेसल जो है ना, या तो उससे प्रॉक्सिमल थ्रोम्बोस पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, जिसके सेकेंडरी ब्लड परफ्यूजन नहीं है, या फिर वहाँ पे वेजो कंस्ट्रिक्शन है, स्वेयर किस्म की, जो परफ्यूजन नहीं हो रहा। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे वेंटिलेशन इज गुड बट देयर इज नो परफ्यूजन, जिसकी वजह से बॉडी हाइपोक्सिक होना शुरू हो जाती है, और अल्टीमेटली वर्क ऑफ ब्रीदिंग बढ़ना शुरू हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड द डेड स्पेस वेंटिलेशन। इसके कॉन्ट्रेरी अगर हम देखें, देयर इज ए शंटिंग फिनोमेना। शंटिंग फिनोमेना में क्या होगा कि एल्व्यूलाई जो है वहाँ पे वेंटिलेशन ही नहीं हो रही। ये यहाँ पे क्या है कि परफ्यूजन तो प्रेजेंट है, कि परफ्यूजन यहाँ पे आ रहा है, बट दैट ब्लड इज गोइंग टू द बॉडी विदाउट हैविंग द डिफ्यूजन ऑफ द ऑक्सीजन एंड द रिमूवल ऑफ द CO2। तो क्या होगा कि जैसे ब्लड आया वैसे ही बॉडी की तरफ चला गया, दैट इज कॉल्ड द शंटिंग। तो शंटिंग फिनोमिना हम कब देखते हैं, जैसे ARDS हो गया या एटिलेक्टेटेड हो गया, एल्व्यूलाई कोलैप्स हो जाते हैं, या पल्मोनरी एडीमा होता है, तो उसकी वजह से भी ये शंटिंग फिनोमिना ज़्यादा हो जाता है। तो हमने वेंटिलेशन के थ्रू एक्चुअली इस शंटिंग फिनोमेना को ओवरकम करना होता है। अगर हमें बेसिक पैथोफिजियोलॉजी का मालूम होगा, तो फिर हम क्या करेंगे कि उसी के अकॉर्डिंगली हम अपनी वेंटिलेशन की सेटिंग्स करते हैं। तो वेंटिलेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द फेज वेरिएबल्स एंड द ब्रेथ टाइप्स। फेज वेरिएबल्स क्या होते हैं कि हमारे पास 3 तरह के वेरिएबल हैं जो इन एनी काइंड ऑफ कन्वेंशनल जो मैकेनिकल वेंटिलेटर है उसमें यूज होते हैं। वो क्या है, आपके पास ट्रिगर है। ट्रिगर क्या है कि जो ब्रेथ वेंटिलेटर प्रोवाइड करेगा उसका ट्रिगर कहाँ से होगा, मीन के वो ब्रेथ या तो वेंटिलेटर खुद ट्रिगर करेगा, वेंटिलेटर खुद प्रोवाइड करेगा, या फिर वो पेशेंट ट्रिगर करेगा, ठीक है। तो ये ट्रिगरिंग ऑफ ब्रेथ टू अंडरस्टैंड कि ये इसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है आपको कि ट्रिगर कहाँ से होता है ब्रेथ इन द स्टार्ट्स ऑफ इंस्पायरेशन। एंड इसके अलावा फिर उसके बाद होता है लिमिट। लिमिट को हम कंट्रोल या साइज ऑफ ब्रेथ भी कहते हैं, कि जैसे ही ट्रिगर हो गया उसके बाद जब इंस्पायरेशन का फेज आएगा, तो इस इंस्पायरेशन में किस कैटेगरी का वो ब्रेथ होगा, मीन के ज्यादा वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम आपने कंट्रोल रखा हुआ है तो किस वॉल्यूम का ब्रेथ होगा, या वो अगर आपने प्रेशर कंट्रोल रखा हुआ है तो वो किस प्रेशर का ब्रेथ होगा, तो इसको आप लिमिट कहते हैं। तो ये भी आपने वेंटिलेटर पे अपनी सेटिंग करनी होती है। इसी तरह फिर एक होता है साइकिल।
तो ये जो ना वेरिएबल्स हैं, साइकिल क्या है कि जब इंस्पायरेशन स्टॉप होगी तो इंस्पायरेशन ने कब स्टॉप होना है, या तो वो ये हम एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर वो फ्लो वॉल्यूम कंट्रोल में है तो जैसे ही वॉल्यूम पूरा होता है फिर उसके बाद इंस्पायरेशन स्टॉप हो जाती है और एक्सपायरेशन स्टार्ट होती है। एज अ वी नो कि ब्रेथ की जो है ना इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन फेजेस होती है। तो इंस्पायरेशन फेज में हमने ये वेरिएबल्स को याद करना जरूरी होता है, जहन में रखना जरूरी होता है कि ट्रिगरिंग कहाँ से होगी, लिमिट कंट्रोल कैसे होगा और साइकिलिंग कैसे होगी। इसके साथ साथ फिर हमने ब्रेथ को देखना है। ब्रेथ जो है ना हमारे पास मैंडेटरी ब्रेथ है, असिस्टेड ब्रेथ है एंड सपोर्टेड ब्रेथ और स्पॉन्टेनियस ब्रेथ। मैंडेटरी ब्रेथ क्या होती है? मैंडेटरी ब्रेथ वो होगी जिसमें ट्रिगर, जिसमें लिमिट और जिसमें साइकिल, ये सब का सब वेंटिलेटर जो है ना कंट्रोल करता है, ठीक है। और असिस्टेड ब्रेथ भी ना ऑलमोस्ट उसी तरह की है जैसे मैंडेटरी ब्रेथ है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ट्रिगर जो है ना पेशेंट करता है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम कंफ्यूज रहते हैं। एक जैसे कॉन्टिन्यूअस मैंडेटरी एक वेंटिलेशन का एक मोड होता है, आगे हम इस पे बात करेंगे कि उसमें मैंडेटरी ब्रेथ जो है ना अगर हमने मोड एक सिलेक्ट किया हुआ है उसमें कंटिन्यूअस है तो उसमें सारे सबका सब जो ट्रिगरिंग है, लिमिट है, साइकिल है, वेंटिलेटर कंट्रोल करेगा। लेकिन अगर असिस्टेड है आपका मोड तो उसमें क्या होगा कि ट्रिगर तो पेशेंट करेगा लेकिन उसका लिमिट उसका और साइकिल ये वेंट से कंट्रोल होता है। तो इसी तरह जो सपोर्टेड ब्रेथ होती हैं, इट इज अ काइंड ऑफ वीनिंग मोड। उसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है ट्रिगर और साइकिल को कंट्रोल करता है, लेकिन उसका जो लिमिट है, ब्रेथ का लिमिट है, वो जो है ये कंट्रोल है वो वेंट से कंट्रोल होता है। स्पॉन्टेनियस ब्रेथ वो होता है जैसे हम पेशेंट को टीपीस पे ले लेते हैं, या एक स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग पेशेंट होता है कि उसका ट्रिगर लिमिट साइकिल सब के सब पेशेंट कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो आपने वेंटिलेटर ब्रेथ्स को जहन में रखना है, वेंटिलेटर ब्रेथ कैसे होती हैं, और ये डिफरेंट मोड्स के अंदर ये ब्रेथ जो है ना डिफरेंट तरह से यूज होती हैं, ठीक है। तो फेस वेरिएबल्स और रेस्पिरेटरी साइकिल के साथ अब हम इसको जो है ना अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे अभी हमने बात की वेरिएबल तीन तरह के हैं, जैसे ये है ट्रिगर है, लिमिट है, साइकिल है। तो इसके साथ ये है कि फेज स्टार्ट ऑफ इंस्पायरेशन ट्रिगर, ये ट्रिगर होगा। इन द स्टार्ट ऑफ इंस्पायरेशन देयर विल बी ट्रिगरिंग। अब ट्रिगरिंग कैसे होगी? जैसे हमने बात की थी कि या तो हमने जो फ्रीक्वेंसी रेट हमने सेट किया हुआ है वेंटिलेटर के ऊपर, या तो वो रेट जो है ना पे आ जाए तो वेंटिलेटर खुद ब खुद उसको ब्रेथ दे देगा, या फिर ये होगा कि पेशेंट जैसे ही सक इन करेगा एयर को तो पेशेंट वो ट्रिगर करेगा, ठीक है। तो फिर पेशेंट ट्रिगरिंग भी हो सकती है। तो ये इस तरह से जो है ना होता है। उसके बाद जब इंस्पायरेशन होती है तो इंस्पायरेशन में क्या हो सकता है कि लिमिट या कंट्रोल। लिमिट क्या है? साइज है, ब्रेथ का साइज है। तो वो क्या होगा, वो वॉल्यूम बेस्ड भी हो सकता है, वो प्रेशर बेस्ड भी होता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं वॉल्यूम कंट्रोल मोड, प्रेशर कंट्रोल मोड, ठीक है। अगर हम वॉल्यूम जो है ना रखते हैं तो प्रेशर जो है ना वेंटिलेटर से डिलीवर होता है। अगर हम प्रेशर खुद अपने हाथ में रख लेते हैं तो फिर वॉल्यूम वेंटिलेटर से डिलीवर होता है। तो इसी तरह एक साइकिल क्या है? जैसे यहाँ पे इंस्पायरेशन है, ट्रिगरिंग हुई, उसके बाद एक फेज कंट्रोल फेज आया, उसके बाद साइकिलिंग हुई। साइकिलिंग क्या कि एंड ऑफ इंस्पायरेशन के बाद एक्सपायरेशन कैसे स्टार्ट होगी। तो ये भी क्या हो सकता है, दो तरह से हो सकती है कि या तो वॉल्यूम जो हमने सेट किया हुआ था वो वॉल्यूम पूरा हो गया तो उसके बाद खुद ब खुद एक्सपायरेशन आ जाएगी, या फिर ये होगा कि जो आपने आई टाइम सेट किया हुआ इंस्पायरेटरी टाइम, अगर वो कंप्लीट हो गया तो उसके बाद खुद ब खुद एक्सपायरेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो एक्सपायरेशन फेज है, एक्सहेलेशन फेज है, दिस इज द पैसिव फेज अनटिल अनलेस कि यहाँ पे कोई ट्रिगरिंग ना हो। अगर ट्रिगरिंग हुई तो फिर वो हो सकता है ब्रेथ इनिशिएट हो जाए। सो मैकेनिकल वेंटिलेशन के ना डिटर्मिनेंट्स हैं कि काम क्या है उसका, उसने ऑक्सीजनेशन करनी है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है। ऑक्सीजनेशन जो है ना हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं जिससे हम ऑक्सीजनेशन कर सकते हैं। वेंट के ऊपर हम FiO2 फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। हम पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, ये एक पैरामीटर होता है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम इसको बढ़ाएंगे पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर को, इससे क्या होगा, एल्वियोलाई ओपन होंगे और वो जो एक शंटिंग फिनोमेना था वो कम हो जाएगा और बॉडी में ऑक्सीजन डिफ्यूज होना शुरू हो जाएगी। तो इसी तरह ये होता है कि मीन एल्वियोलर प्रेशर है। मीन एल्वियोलर प्रेशर जो एयरवे में एक प्रेशर के साथ आपने एक ऑक्सीजन फ्लो के साथ डिलीवर कर रहे हैं, अगर वो आप बढ़ा दें, वो कैसे बढ़ा सकते हैं, वो आप पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर से, पीप से और आई टाइम से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर आप भी ये बढ़ा दें तो हो सकता है उसके साथ भी ऑक्सीजनेशन बेहतर हो जाएगी।
सेकेंडली होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल कैसे होती है, उसके लिए आपको वेंटिलेशन बढ़ानी है। वेंटिलेशन मीन कि आपने रेस्पिरेटरी रेट, टाइडल वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा, जब आप पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर बढ़ाएंगे तो टाइडल वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिससे CO2 रिमूव होगी। रिमेंबर इट कि जब आप पीक बढ़ाते हैं, पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर बढ़ाते हैं, उससे CO2 रिमूव होती है बिकॉज इट इंक्रीजेज द टाइडल वॉल्यूम by increasing the minute ventilation. So we talk about a little bit more about the determinants because it's very important to know. तो inspiratory time जो है ना, ये क्या है? Inspiratory time is actually, we know there is अगर एक breath होती है तो एक breath का inspiratory time भी है और expiratory time भी है, ठीक है। लेकिन वेंट के ऊपर क्या होता है कि वेंट पे ना सिर्फ इंस्पायरेटरी टाइम एडजस्ट किया जाता है, जिसे हम IE रेशो कहते हैं। जब आप क्या करते हैं कि इंस्पायरेटरी टाइम एडजस्ट कर लेते हैं, सपोज एक ब्रेथ है, उसका टाइम है 6 सेकेंड, ठीक है। आपने 1 सेकेंड उसका जो है ना आई टाइम अगर उसका सेट किया हुआ है, तो 5 सेकेंड ऑटोमेटिकली उसका एक्सपायरेटरी टाइम हो जाएगा, तो ये IE रेशो बन जाती है। तो एक्सपायरेटरी टाइम जो है ना सेट नहीं होता वेंट पे, ये जो है ना आपने देखना होता है खुद ब खुद। आपने खुद ये जो है ना रेशो होती है IE रेशो। इससे क्या होता है, जब आप आई टाइम बढ़ाते हैं तो इससे ऑक्सीजनेशन बॉडी में इंप्रूव होती है। सेकेंडली जैसे हमने बात की पीप की, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, इससे भी ऑक्सीजनेशन इंप्रूव होती है। इट इंक्रीजेज द मीन एयरवे प्रेशर एंड बाय डिक्रीजिंग द शंटिंग। एंड देयर इज आल्सो मीन एयरवे प्रेशर। मीन एयरवे प्रेशर क्या है कि ये डिपेंडेंट है ऑन द PIP, पीप एंड इंस्पायरेटरी टाइम। सेकेंड डिटर्मिनेंट है वेंटिलेशन के। वेंटिलेशन जो है ना, इट इज कंट्रोल विद द पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर। जब हम पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर या प्रेशर कंट्रोल, जो आजकल के मॉडर्न वेंटिलेटर हैं, इसमें प्रेशर कंट्रोल PC लिखा होता है, ये एक्चुअली PP ही है। जो ये एक्चुअली डायरेक्टली रिलेटेड है टू टाइडल वॉल्यूम। जब आप इसको बढ़ाते हैं तो टाइडल वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है। इसे कोई डिफाइन वैल्यू नहीं होती, यू हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द टाइडल वॉल्यूम। Or a minute ventilation is actually, what is the minute ventilation? It is actually the respiratory rate with the and into the tidal volume. आप इन दोनों को प्रोडक्ट को मिनट वेंटिलेशन कहते हैं। आप टाइडल वॉल्यूम बढ़ा दें या रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा दें, मिनट वेंटिलेशन बढ़ जाएगी, उससे CO2 रिमूवल होगी, ठीक है। Another very important concept in the mechanical ventilation understanding is the time constant. Time constant क्या होता है actually? It is a product of the resistance and the compliance. मतलब ये कि जब भी resistance बढ़ेगी या compliance का issue होगा, तो उसमें time constant बढ़ना शुरू हो जाएगा। टाइम कांस्टेंट ये है कि लंग्स ने कितनी तेजी के साथ इनहेल और एक्सहेल करना है, टू अंडरस्टैंड मेजर ऑफ हाउ क्विकली द लंग्स कैन इनहेल और एक्सहेल। अब टाइम कांस्टेंट को हम कैसे मेजर करते हैं? टाइम कांस्टेंट, वन टाइम कांस्टेंट इज एक्चुअली इक्वल टू 0.15 सेकेंड, 0.15 सेकेंड। तो जब आप वन टाइम कांस्टेंट अप्लाई करते हैं तो इससे एल्वियोलाई 63% ओपन हो जाता है, ठीक है। और जब आप 3 टाइम कांस्टेंट, मतलब आप 0.45 सेकेंड, जब आप इसको अप्लाई करेंगे 3 टाइम कांस्टेंट, तो 0.45 सेकेंड आपका आई टाइम होगा, तो उससे 0.95% आपका एल्वियोलाई ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब हमारा टाइम कांस्टेंट बिल्कुल नॉर्मल चल रहा होता है, शॉर्ट होता है, इन एनी सिचुएशन, इन एनी डिजीज प्रोसेस, हमारा टाइम कांस्टेंट बढ़ जाता है। अब ये अंडरस्टैंड करना एक्चुअली बहुत ज़रूरी है कि आपने टाइम कांस्टेंट में इंस्पायरेटरी टाइम बढ़ाना है या एक्सपायरेटरी टाइम बढ़ाना है, ठीक है। अगर पैथोलॉजीज हैं ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजीज लाइक ब्रोंकियोलाइटिस, एस्थमा, उसमें आपने क्या करना है कि इंस्पायरेटरी टाइम को कम रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली एक्सपायरेटरी टाइम आपका बढ़ जाएगा। तो क्या होगा कि उसमें फिर आपने जैसे हमें पता है कि अस्थमा में एक्सहेलेशन प्रॉब्लम होता है, वीज आ रही होती है क्योंकि एक्सहेल नहीं कर पाते। तो जब आप ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजीज में आई टाइम कम रखेंगे तो एक्सहेलेशन टाइम बढ़ेगा, तो पेशेंट कंफर्ट होगी, उसकी वेंटिलेशन प्रॉपर होगी, गुड वेंटिलेशन होगी। लाइकवाइज अगर उसमें रिस्ट्रिक्टिव प्रॉब्लम है, पैथोलॉजीज हैं लाइक ARDS है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, या कोई फाइब्रोटिक क्रोनिक फाइब्रोटिक लंग डिजीजेज हैं, तो उसमें क्या होगा कि एल्वियोलाई इन्फ्लेट नहीं करेंगे सही तरीके से। तो जब एल्वियोलाई इन्फ्लेट नहीं करेंगे तो उसमें आपने इंस्पायरेटरी टाइम बढ़ाना है, ठीक है। तो इंस्पायरेटरी टाइम बढ़ाएंगे तो एल्वियोलाई के प्रॉपर टाइम मिल जाएगा, जिससे वो उनको इन्फ्लेट कर सकेंगे। तो इन शॉर्ट के ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजीज में आपने ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजीज में आई टाइम को कम रखना है, ठीक है, और ई टाइम को बढ़ाना है, ठीक है।
वो आप सिर्फ आई टाइम से ही कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जो रिस्ट्रिक्टिव पैथोलॉजीज होंगी उसमें आपने आई टाइम को बढ़ा देना है तो ऑटोमेटिकली ई टाइम कम हो जाएगा। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द सेटिंग्स के हमने वेंटिलेटर्स की सेटिंग्स कैसे स्टार्ट करनी है, तो आपने सबसे पहले जो है ना वेंटिलेटर चेक देखना होता है। डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट सेटिंग्स में, डिफरेंट जगह पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेंटिलेटर यूज होते हैं, लेकिन सबका फिनोमेना एक ही होता है। उसमें ये है कि आपने पावर सप्लाई सही से चेक करनी है, ऑक्सीजन सोर्स चेक कर लेना है, ठीक है। और इसके अलावा देख लेना है कि आपका जो है वेंटिलेटर का पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, सही यूज हो रहा था। उसके बाद फिर भी आपने उसका सर्किट लाजमी चेक करना है। जो वेंटिलेटर सर्किट यूज होगा, पेशेंट की जो ट्यूबिंग्स होती हैं उसको वेंटिलेटर के साथ अटैच करके उसकी कॉम्पिटेंसी भी चेक करनी है। इसके अलावा आपने सॉफ्टवेयर जो है ना, सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस भी चेक करनी है, जिसे हम कहते हैं प्री ऑप चेक। तो प्री ऑप चेक ये हम सबको आना चाहिए। एज ए डॉक्टर वैसे तो स्टाफ कर रहे होते हैं हमारे सेटिंग्स में, लेकिन हमें भी मालूम होना चाहिए कि ये कैसे काम करता है और इसको इसकी वर्किंग कैसे परफॉर्म की जाती है। दाना खास तो कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है एंड यू हैव टू डू इट, तो सो यू कैन डू इट इजीली। सो इसके जब आप ये स्टार्ट करते हैं, पावर ऑन करते हैं, तो आपको सबसे पहले यही वेंटिलेटर पे एक स्क्रीन नजर आती है। डिफरेंट वेंटिलेटर पे डिफरेंट स्क्रीन हो सकती हैं। तो लीक टेस्ट पास होगा, सर्किट कंप्लायंस टेस्ट होगा, ऑक्सीजन सेंसर कैलिब्रेशन होगी। जब ये सब पास हो जाता है तो यू कैन गो एंड यू कैन प्रोसीड टू द अदर सेटिंग्स। ये एक वीडियो है जो हम देख सकते हैं। हो सकता है इसकी वॉइस आपको शायद नहीं आ रही होगी। तो ये है कि आपने ट्यूब्स अटैच कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने, ये फ्लो सेंसर है, तो फ्लो सेंसर की ना दो ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। तो दो ट्यूब्स में ये एक जो है ना ब्लू ट्यूब है, एक वाइट ट्यूब है। तो ये भी जब आपने वेंटिलेटर के साथ अटैच करनी है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने जो है ना इसको सही सर्किट से ही जो है ना ट्यूब्स में अटैच, सर्किट्स में अप्लाई इसको अटैच करना है। क्योंकि ब्लू ट्यूब है वो ब्लू में जाएगी और उसके बाद वाइट वाइट में, उसके बाद आपने ये जो उसके टेस्ट हैं ये अप्लाई करने हैं। सो वी कैन सी कि इन्होंने फ्लो सेंसर पहले लगाया, फ्लो सेंसर लगाने के बाद उसको टेस्ट किया, उसके बाद लीक टेस्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सिस्टम का एक बटन होता है, इस सिस्टम के बटन से हम ये सारे टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो आपने प्री ऑप चेक करने के बाद मोड की सिलेक्शन करनी है। तो मोड की सिलेक्शन जो है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपने कौन सा मोड सिलेक्ट करना है। तो वॉल्यूम कंट्रोल मोड है आपके पास, और आपके पास होता है प्रेशर कंट्रोल मोड। तो ये आप अंडरस्टैंड करें कि वॉल्यूम कंट्रोल जो मोड है उसमें जब आप वॉल्यूम सेट करते हैं, एक प्रॉपर टाइटल वॉल्यूम सेट कर लेते हैं। टाइटल वॉल्यूम सेट करने के बाद ये तो है जो आप सेट कर रहे हैं, इट इज़ इन योर हैंड एंड द वेंटिलेटर विल डिलीवर द प्रेशर। प्रेशर विल नॉट बी इन योर हैंड, ओके। सो टाइडल वॉल्यूम जो है ना वो 6 to 8 ml पर केजी से सेट किया जाता है। लाइक अगर 10 केजी का चाइल्ड है तो 10 केजी पे आपने 60 ml टाइडल वॉल्यूम सेट करना है। तो बाकी जो प्रेशर है वो वेंटिलेटर खुद डिलीवर करेंगे। और जो प्रेशर कंट्रोल है उसमें आपने प्रेशर, प्रीक इंस्पायरेटरी प्रेशर, ये आपने खुद से कंट्रोल करना होता है, ठीक है। तो जब आप ये कंट्रोल करते हैं तो जो वॉल्यूम है वो वेरिएबल होता है, वो वॉल्यूम विल बी डिलीवर्ड बाय द वेंटिलेटर।
तो ये तो है मेन मोड्स, वॉल्यूम कंट्रोल, प्रेशर कंट्रोल। सब मोड्स भी हैं कि असिस्ट कंट्रोल मोड हो सकता है, सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन SIMV मोड हो सकते हैं, या प्रेशर सपोर्ट हो सकते हैं, या बाईपैप या CPAP भी हो सकता है। ठीक है, तो BiPAP and CPAP, these are kind of non-invasive modes। तो ये बाकी जो है ना ये इन्वेजिव मोड्स हैं। ठीक है, तो हम इसको अंडरस्टैंड थोड़ा सा इनको देखते हैं डिफरेंट, इनमें डिफरेंस क्या है। तो जो आपके हैं असिस्ट कंट्रोल मोड है, इसमें मैंडेटरी ब्रेथ और स्पॉन्टेनियस ब्रेथ जो है ना ये आइडेंटिकल होती हैं। मीन के जब जो ब्रेथ वेंटिलेटर डिलीवर करेगा और जो पेशेंट भी इवन अगर ट्रिगर करेगा तो वो ब्रेथ और मैंडेटरी ब्रेथ वो सेम होगी। तो लेकिन जब इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन की वी टॉक अबाउट इट, तो इसमें क्या होता है कि ब्रेथ्स वेरी करती हैं। लाइक कि जो मैंडेटरी ब्रेथ होगा वो तो वेंटिलेटर से डिलीवर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जो पेशेंट अपनी ब्रेथ लेगा वो वेरी कर सकती है। ठीक है, बिकॉज दैट इज सोलोली एंड सोलिटरी टेकन बाय द पेशेंट। लेकिन आजकल जो मॉडर्न वेंटिलेटर है ना उसमें क्या है, सिंक्रोनाइज्ड मोड आता है, SIMV मोड जिसे हम कहते हैं। तो SIMV मोड क्या होता है कि सिंक्रोनाइज्ड करता है, मीन कि पेशेंट जो है ना, पेशेंट के और वेंटिलेटर के दरमियान में एक सिंक्रोनाइजेशन होती है जिससे डिससिंक्रोन नहीं हो पाती, मीन के वर्क ऑफ ब्रीदिंग ज़्यादा इंप्रूव होता है एज कम्पेयर टू द अगर सिर्फ IMV मोड हो। तो लेकिन अब जो उससे भी ज़्यादा जो न्यू बिल्कुल एडवांस किस्म के वेंटिलेटर है, इसमें यह है कि प्रेशर सपोर्ट भी साथ ही होता है। SIMV मोड एंड प्रेशर सपोर्ट आर कंबाइंड। उससे ये फायदा होता है कि जो पेशेंट अपनी ब्रेथ ले रहा होता है, वेंटिलेटर उसको सिर्फ सपोर्ट करता है। ठीक है, बाकी उसका ट्रिगर और उसका साइकिल वो पेशेंट ही कंट्रोल करता है। सो इनके अपने एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। CMV जो मोड है ये और असिस्ट कंट्रोल मोड है, इट इज़ नॉट लाइक इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज इट इज़ वेरी हार्ड टू विन। और इससे क्या होता है, डिसयूज एट्रॉफी हो जाती है, पेशेंट को तो टाइम ही नहीं मिलता कि वो अपना ब्रेथ ले सके। लेकिन IMV मोड में ये बहुत अच्छा होता है। इसमें अगर प्रेशर सपोर्ट के साथ वेंटिलेशन की जाए, SIMV विद प्रेशर सपोर्ट, तो उसमें जो है ना पेशेंट अपनी ब्रेथ भी ले सकता है और ईजी टू वीन होता है। सो व्हेन यू सेलेक्ट द मोड बटन, जैसे आपने ये मोड बटन को सिलेक्ट किया, आपके पास एक पैनल खुलेगा जिसमें बहुत सारे मोड्स होंगे। तो आपने एक अपना मोड सिलेक्ट कर लेना। लाइक सपोज हम सिलेक्ट कर लेते हैं प्रेशर सपोर्ट। SIMV मोड जो प्लस है, इट मीन्स के प्रेशर सपोर्ट के साथ है, SIMV मोड विद प्रेशर सपोर्ट। उसके बाद आपने इसको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करेंगे तो उसके बाद आपके पास ये एक पैनल आ जाएगा, कंट्रोल पैनल। ठीक है, तो आपने कंट्रोल जो है ना इसके सेट करने हैं खुद से। लाइक आपने SIMV मोड प्रेशर सपोर्ट के साथ, प्रेशर कंट्रोल के साथ SIMV मोड सेलेक्ट कर लिया है। तो उसके बाद आपने इसके जो पैरामीटर हैं ये सेट करने हैं। अभी ये कैसे सेट करेंगे, आपके पास सबसे ऊपर जो है ना प्रेशर कंट्रोल है, प्रेशर सपोर्ट है। अब प्रेशर कंट्रोल जैसे हमने बात की थी कि अकॉर्डिंग टू द टाइडल वॉल्यूम, पेशेंट का जो वेट होगा उसके जितने टाइडल बनेंगे, टारगेट टाइडल होंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपने इसको सेट करना है। किसी कोई फिक्स जो है ना वैल्यू नहीं है, 12 to 18 के दरमियान में हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू डिजीज एंड पैथोलॉजी होगा। प्रेशर सपोर्ट क्या है एक्चुअली, प्रेशर सपोर्ट अभी न्यू वेंटिलेटर में आता है या किस वेंटिलेटर में है, कहीं पे नहीं है। प्रेशर सपोर्ट जो है ना वो ट्यूब्स की रेजिस्टेंस को कम करने के लिए होता है। जैसे जो सर्किट होता है वेंटिलेटर से लेके पेशेंट के दरमियान में जो ट्यूब्स होती हैं और जो ETT होती है, उसमें जो रेजिस्टेंस है उसको कम करने के लिए प्रेशर सपोर्ट जो है ना ये यूज होती है। अगर ETT साइज इज मोर एंड द पेशेंट एज इज मोर, तो उसमें आपने प्रेशर सपोर्ट कम यूज करनी है, लाइक 10-12 यूज करेंगे। लेकिन अगर आपके पास इन्फेंट है और उसमें ट्यूब साइज भी कम है, तो आप प्रेशर सपोर्ट 14 एंड 16 तक भी जा सकते हैं। ठीक है, फिर आपके पास एक पैरामीटर आता है पीप। तो पीप जो है ना ये आपने स्टार्ट करते हैं 5 से, 3 to 5 इज ए नॉर्मल वैल्यू, 5 से स्टार्ट करते हैं एंड यू इंक्रीज इट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, देयर आर टू स्कूल थॉट्स हैं कि आप 100% से स्टार्ट करें एंड देन यू वीन टू डिक्रीज, और या फिर ये होता है कि यू स्टार्ट फ्रॉम द 50% एंड अकॉर्डिंग सिचुएशन यू इंक्रीज इट, बट यू शुड हैव ए टारगेट SpO2। टारगेट SpO2 यूजुअली अब जो है ना हम 94 to 97 रखते हैं। तो अगर ये आपका टारगेट वैल्यू में SpO2 आ रही है तो आप इसको रैपिडली डिक्रीज कर लें। लेस देन 50% यू आर सेफ। ठीक है, ज्यादा ऑक्सीजन अगर आप दें पेशेंट को तो ऑक्सीजन रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं, तो वो डेंजरस है बॉडी के लिए। सो रेट जो है ना आपने सेट करना है अकॉर्डिंग टू द फिजियोलॉजिकल एज, जो एज के अकॉर्डिंगली नॉर्मल रेट होगा आपने वो सेट करना है। उसके बाद आप अकॉर्डिंग टू द एंड टाइटल CO2 या ऑन द बेस ऑफ द वैल्यू ऑफ द CO2 इन द ब्लड, उस पर आप रेट जो है ना ज्यादा ये कम करते हैं।
आई टाइम वी हैव टॉक एंड मोर अबाउट आई टाइम। आई टाइम में आपने ये कहा है कि आई टाइम और आई रेशियो, ये आई रेशियो है, तो आई रेशियो 1:2 या 1:3 ना, हम ज्यादा रखते हैं, इससे ज्यादा हम कोशिश करते हैं कि ना हो। 1:2 इज एन आइडियल कि आप जो है ना 1:3 कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा ना हो, फिर ये आप आई टाइम चेंज करते हैं। देयर इज नो फिक्स वैल्यू ऑफ आई टाइम, बट पेड्स में यह है, पीडियाट्रिक एज ग्रुप में 0.4 से 1.2 1.3 तक हम ले जाते हैं अकॉर्डिंग टू द बाय कीपिंग द आई रेशियो इन नॉर्मल रेंज। उसके बाद ये होता है, आप कोई बहुत सारे वेंटिलेटर पे यू विल सी देयर इज अ ट्रिगर सेंसिटिविटी। अब ट्रिगर सेंसिटिविटी टू टाइप्स के ट्रिगर सेंसिटिविटीज हो सकती हैं, फ्लो ट्रिगर या प्रेशर ट्रिगर। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत आसान सा एक हल ये होता है कि आप ये समझें कि इट इज एक्चुअली द अलाउ ventilator is allowing the patient, permitting the patient to take a breath। ठीक है, अगर आप इसको ज्यादा रखेंगे, ट्रिगर सेंसिटिविटी ज्यादा रखेंगे, तो ये क्या होगा कि आप जो है ना वेंटिलेटर इज नॉट परमिटिंग द पेशेंट टू टेक अ ब्रेथ। ज्यादा है तो पेशेंट इजीली ब्रेथ नहीं ले सकता। लेकिन जैसे इनिशियली हम हाई रखते हैं, जैसे जैसे आप वीन करना शुरू करते हैं तो इसको आप कम कर लेते हैं। कम करने से फिर आपका जो पर्पस होता है वो ये होता है कि वेंटिलेटर जो है ना पेशेंट को परमिट करता है कि वो भी अपना ब्रेथ इनिशिएट कर सके। मीन कि if there is a low sensitivity, trigger sensitivity is low, patient can easily trigger his breath or her breath। सो उसके बाद ये होता है कि आपने जैसे ही मोड सेलेक्ट कर लिया, पैरामीटर सारे सेलेक्ट कर लिया, इन द लास्ट नेवर फॉरगेट टू सेट द अलार्म्स। तो अलार्म्स में जो है ना बहुत सारे आपके पास पैरामीटर्स होते हैं, आपने ये हाई और लो ये पैरामीटर भी एडजस्ट करने होते हैं, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। otherwise your ventilator will continue to beep and you will be also worried about it। तो वेंटिलेटर के जो आपके अलार्म्स हैं वो भी सेट करने हैं। ठीक है, so when you have select your mode and you have select the parameters, you have done you have set your alarms, then there is a assessment of the patient and the monitoring. As you start the ventilation, it is very important to get a chest x-ray and confirm the tube position, and also confirm that there is a ventilation is going perfectly, and so you have to get an x-ray. In x-ray you will see the tube in between the T1 and T3 स्पाइंस। अगर ये ज्यादा ऊपर हो तो आपने इसको एडजस्ट करना है, ज्यादा नीचे है तो फिर भी आपने इसको एडजस्ट करना है। जैसे इसमें थोड़ा सा हमें लग रहा है कि ये ज्यादा ऊपर है तो हमने इसको एडजस्ट किया, बट कीप इन माइंड जब आपने इसको एडजस्ट करना है कोई सीनियर या कोई सीनियर स्टाफ मौजूद होना चाहिए, ताकि अगर ट्यूब डिसलॉज हो जाती है तो वो आप री इंसर्ट कर सकें। अदर थिंग्स टू गेट अ प्रॉपर वेंटिलेशन, to confirm the proper ventilation is that you auscultate the chest, okay, and then there is a capnometer। कैपनोमीटर जो है ना अब न्यू वेंटिलेटर्स में आता है, इससे आपको एंड टाइडल CO2 जो आपके ब्रेथ में CO2 वॉश आउट हो रही होती है उसकी वैल्यू जो है ना आपको वेंटिलेटर पे आती है। ठीक है, तो इससे भी हमें आइडिया हो जाता है। So daily when you came across and you came in ICU and you see a patient that is being ventilated, you also assess systematic approach। कि आपने सबसे पहले देखना है कि सेफ्टी इक्विपमेंट वहाँ पे मौजूद है सारे, मैनुअल रिसेसिटेटर मतलब कि बैग मास्क, सक्शन, ETT इक्विपमेंट। आपने उसके ब्रेथ साउंड्स को ऑस्कल्टेट करें और उसके बाद उसको डॉक्यूमेंट कर लें। साथ साथ आपने जो है ना ETT की पोजीशन देखनी है, ETT का साइज देखना है, और साथ आपने देखना है कि सक्शन कैथेटर एंड सक्शन रिकॉर्ड इज प्रेजेंट और नॉट, because if there is no suction properly it may lead to the ventilator associated pneumonia। ventilator associated pneumonia क्या होता है कि इसमें हम पेशेंट को जो है ना हेड साइड उसकी एलिवेट रखते हैं 30 एंगल पे, और डेली उसकी माउथ केयर करते हैं, क्लोरहेक्सिडीन से DVT स्टॉकिंग करते हैं, और स्टोमिक अल्सर की प्रिवेंशन करते हैं। तो इससे जो है ना वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया के चांसेस कम हो जाते हैं। इसी तरह आपने HME फिल्टर जो है ना, जो रेस्पिरेटरी सर्किट होता है उसके साथ HME फिल्टर भी अप्लाई हुआ होता है, तो आपने वो भी देखना है कि वो भी प्रॉपरली ठीक है या अप्लाई हुआ हुआ है या नहीं ठीक हुआ अप्लाई हुआ हुआ। तो अगर वो ज़्यादा दिन हो जाएं तो फिर हम उसको चेंज करते हैं, बिकॉज इट इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट एंड इंश्योर द कनेक्शंस आर टाइट एंड सिक्योर। आपने सब चीज़ें जो है ना रोज़ाना देखनी है पेशेंट की कि सब ये सिक्योर हैं, एंड देन यू कंफर्म इट एंड देन एंड प्रोसीड।
फर्दर आपने फिर क्या करना है कि फिजियोलॉजिकल असेसमेंट करनी है, हेड टू असेसमेंट करनी है पेशेंट की। आपने सारा उसको असेस करना है, पल्सेस चेक करनी है, बाकी उसके चेस्ट ऑस्कल्टेट, हार्ट ऑस्कल्टेशन, एब्डोमेन, और आपने सारा उसको असेस करना है सही से। उसके बाद आपने उसकी गैस, ब्लड गैस चेक करनी है। ब्लड गैस में आपने ऑक्सीजन का लेवल, CO2 का लेवल। वैसे अब जो है ना, हम ये ऑक्सीजन का लेवल SpO2 से भी देख सकते हैं। अगर प्रॉपर SpO2 आ रही है तो ठीक है, इट मीन्स यू आर इन सेफ जोन। अगर इसी तरह आपका CO2 भी, इंटाइडल CO2 नॉर्मल आ रही है, इट मीन्स यू आर इन सेफ जोन। ठीक है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वेंटिलेटर की सेटिंग्स एडजस्ट करते हैं। इसके अलावा जो है ना, अब हम ये क्या करते हैं कि ARDS को मॉनिटर करने के लिए, हाइपोक्सीमिया को मॉनिटर करने के लिए ऑक्सीजन मैट्रिक्स भी देखते हैं। ये जो है ना, हम अपनी जब नेक्स्ट लेवल, इससे नेक्स्ट जो जो हमारा वेबिनार होगा, हम उसमें ये डिटेल से डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द ऑक्सीजन मैट्रिक्स एंड व्हाट इज देयर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दीज टू मेजर इन ICU सेटिंग्स। तो इसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन इंडेक्स, ऑक्सीजन इंडेक्स, PF रेशो और SF रेशो चेक करते हैं एंड डू कंपेयर विद द प्रीवियस। इसके अलावा जो अगर आपने वेंटिलेटर की एडजस्टमेंट करनी है, वो कैसे करेंगे? अगर पेशेंट आपका वॉल्यूम कंट्रोल मोड पे है तो आपने उसके जो है ना, पीक प्रेशर और प्लेटो प्रेशर चेक करने हैं, अदर पैरामीटर्स चेक करने हैं और सेटिंग्स करनी है। ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल है आपका। अगर वो पेशेंट जो है ना प्रेशर कंट्रोल पे है तो उसका जो वेरिएबल्स होंगे वो टाइडल वॉल्यूम होंगे, तो आपने फिर प्रेशर कंट्रोल के अकॉर्डिंगली उसकी सेटिंग्स करनी है। ठीक है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डेली देखें पेशेंट का इंटरेक्शन, जिससे इम्प्रूव है या नहीं है। इसको हम कहते हैं ड्रग हॉलीडे देना। तो ड्रग हॉलीडे, it is very important in the assessment of the weaning of the patient as well as in the prevention of the ventilator associated pneumonia. And also daily consider the patient के मैं इसको कब जो है ना वेंटिलेटर से ऑफ कर सकता हूँ। सो वी हैव ए सिनेरियो हेयर। अगर हम इस सिनेरियो को जरा गौर से देखें, पेशेंट जो है ना, वसीम हमारे पास पेशेंट ICU में है, जिनकी एज 12 ईयर्स है, वेट 30 kg है। उनकी ABG जो है ना अभी हमने की है, तो उसमें pH 7.2, PCO2 64 एंड PO2 85 और बाइकार्ब 84। सो थोड़ा सा पास लें तो आप यहाँ पे सोचें कि इसके जो है, इसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। pH कम है, ठीक है, PCO2 इसकी ज़्यादा है, PO2 नॉर्मल रेंज में है, बाइकार्ब नॉर्मल रेंज में है। मीन pH को देखने के बाद अगर 7.35 से कम है तो इट मीन्स एसिडोसिस है। ठीक है, और अगर CO2 रिटेन कर रहा है तो इट मीन्स कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। तो अब सिनेरियो हम इसका देखते हैं। An 8-year-old boy admitted in the PICU due to encephalitis with seizures. He was well till morning when he developed the new episode of seizure and loaded with the anti-epileptic. Bedside nurse has noticed that his end-tidal CO2 has raised and his blood gas result is as shown above. His yesterday gas was normal. Bedside staff asked to come and evaluate the patient and make the necessary ventilator settings. तो इन समराइज अगर हम करें तो ये यहाँ पे एज का थोड़ा डिफरेंस हो गया। तो 8 इयर्स ओल्ड है, तो ये इनको सेफ्लाइटिस की वजह से ICU में एडमिट हुए थे, लेकिन उनको सीजर्स हो रहे हैं और अभी भी इनको एंटी एपिलेप्टिक से लोड किया गया। ठीक है, तो इनको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है अकॉर्डिंग टू द ब्लड गैस। तो इनकी वेंटिलेटर की स्क्रीन है, यहाँ अगर हम देखें तो वेंट की सेटिंग है, SIMV मोड पे है, प्रेशर कंट्रोल 18 है। अकॉर्डिंग टू द एज एंड वेट हिज टाइटल्स आर गुड। ओके, पीक प्रेशर 5 है, FiO2 50% है। और ये जो है ना, यहाँ पे आउटपुट पैनल है, ये लाजमी आपने देखना होता है कि पीक प्रेशर जो इनका पीक प्रेशर है वो 23 है। व्हाट इज पीक प्रेशर? ये सम अप होता है 18 + 5। तो अगर आप प्रेशर कंट्रोल और पीक को सम अप कर लें तो ये आपका पीक प्रेशर बन जाता है। ठीक है, ये मिनट वेंटिलेशन है आपका, टाइटल वॉल्यूम, ये रेस्पिरेटरी रेट है, टोटल रेस्पिरेटरी फ्रीक्वेंसी ये 10 है। सो it is we can notice here that the respiratory rate is very low. That's why the patient is going to retain the CO2. So what we will change, we increase the respiratory rate by going into the control panel. Control panel में जाएं, रेट बढ़ा दें इसका, तो इससे क्या होगा, CO2 वॉश आउट होना शुरू हो जाएगी। So other problems which we can face while having the hypercarbia in the blood gas, there may be a secretions in the EGT. You need to do the suctioning.
there may be a bronchospasm, you will auscultate, there is a wheeze, you will give the bronchodilator. Bronchodilator आप directly ETT पे inhaler apply करें और 10 puff जो है ना आप उसको दे सकते हैं, 10 puff इसको directly दे सकते हैं, ठीक है. In spite of giving the nebulization, it is better to give the inhalers, that is more suitable. अगर हो सकता है कि पेशेंट किंग एटीटी की किंकिंग हो रही है या बाइटिंग है, तो वहां पे आपने ओरल एयरवे अप्लाई करना है. हो सकता है पेशेंट एजिटेट हो रहा है तो सेडेशन देनी है, ठीक है. उसकी जब पेशेंट एजिटेट होता है तो वो फाइट करता है वेंट के साथ, तो प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो पाती. और आप रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाएं इनिशियली, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं इसका टाइडल अच्छे नहीं है तो आप उसका प्रेशर कंट्रोल बढ़ाएं, जिससे टाइडल वॉल्यूम बढ़ेगा, मिनट वेंटिलेशन बढ़ेगी तो CO2 वॉश आउट हो जाएगी. इसी तरह हो सकता है कि उसकी ईटीटी में लीक होगा ना, तो आप अगर उसकी कफ ट्यूब है तो इन्फ्लेट कफ कर देंगे, ठीक है. और थ्रॉट पैक भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने अनकफ ट्यूब है आपके पास, पेशेंट को आपने पेशेंट की जो ट्यूब है वो अनकफ ट्यूब है, तो आप उसका थ्रॉट पैक करेंगे तो उससे भी जो है ना लीक कम हो जाएगा, उससे भी अच्छी वेंटिलेशन होगी और CO2 वॉश आउट हो जाएगी, ठीक है. या फिर वेंटिलेटर पे जो अब वो एडवांस वेंटिलेटर है उस पर लीक कॉम्पनसेशन का भी एक ऑप्शन होता है, आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं. एक और सिनेरियो है हमारे पास, पेशेंट मुनीबा हैं जिनकी जो 10 इयर्स ओल्ड 25 kg वेट, उनकी हमने ब्लड गैस की है जिसमें pH 7.34, PCO2 50, PO2 55 है, बाइकार्ब 24 है. सो थिंक अबाउट द प्रॉब्लम इन द गैस. pH ऑलमोस्ट आपको ठीक लग रही है, कोई एसिडोसिस रेस्पिरेटरी, अगर ये वीनस ब्लड गैस है तो उसमें CO2 ये नॉर्मल है, ठीक है. हाँ, अगर ये ABGs होती तो आप कह सकते थे माइल्डली रेज है, लेकिन क्योंकि pH नॉर्मल है, फाइन. PO2 आपके कम है, PO2 नॉर्मली हम लेते हैं 60 to 80 तक, और अराउंड 80 जो है ना हमारा PO2 नॉर्मल, तो ये आपका PO2 पेशेंट की जो गैस में है ये PO2 कम हुआ. तो हम देखते हैं कि इसका सिनेरियो क्या है. तो 10-year-old girl admitted in PICU secondary to pneumonia. Bedside nurse has noticed that her CO2 has decreased and her blood gas result is as shown above. Bedside staff asked to evaluate the patient and make necessary ventilator changes. तो नमूनिया के सेकेंडरी एक जो है ना 10 years old एडमिट हुई थी, उसके बाद उसका PO2 ऑक्सीजन कम होना शुरू हो गई है, तो हम क्या करेंगे? थिंक अबाउट इट. सो इसकी वेंटिलेटर की सेटिंग्स ये हैं. प्रेशर कंट्रोल 12 पे है, उस पे इनके जो टाइडल वॉल्यूम है वो नॉर्मल है, ठीक है. पीप 5 है, FiO2 40 है. तो FiO2 जो है ना ये 40 हम इसको बढ़ाएंगे, ठीक है. तो हमने 60 किया, उसके बाद हमने उसकी जो है ना 60 तक ले जाना है, लेकिन उसके बाद हमने ना ज़्यादा उसकी पीप पे तवज्जो देनी है कि FiO2 ज़्यादा ना बढ़े और पीप बढ़ना शुरू हो जाए, ठीक है. तो FiO2 हम कोशिश करते हैं कि FiO2 को ऐसा 60 तक रखें और उसके बाद हम उसका पीप बढ़ाना शुरू करें. पीप हम 10, 12 या 15 तक भी ले जाते हैं अकॉर्डिंग टू द एज. तो इनिशियली FiO2 बढ़ाएं, पीप बढ़ाएं, उसके बाद हम उसके जो है ना प्रोन पोजिशनिंग भी कर सकते हैं या हाई वेंटिलेटर एडवांस वेंटिलेशन HFO पे भी जा सकते हैं. तो ट्रबल शूटिंग कैसे होती है? ट्रबल शूटिंग में ये है कि पेशेंट रिलेटेड हो सकते हैं, ऑपरेटर्स रिलेटेड या अलार्म्स हो सकते हैं. तो जब भी एक पेशेंट को एजिटेशन होगी या अलार्म्स बीप होना शुरू हो, SpO2 ड्रॉप होना शुरू हो, तो आपने डिस्कनेक्ट करना है पेशेंट को, मैनुअली वेंटिलेट करना है, फिजिकल उसका एग्जामिनेशन करें फौरन से, और उसके बाद आप उसको बीप बढ़ाएं, उसकी FiO2 बढ़ाएं और उसके अलार्म सेट करना शुरू करें, और उसकी जो भी आपको प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करते हैं उसको अकॉर्डिंगली उसका जो है ना एक सोल्यूशन दें. और साथ अगर कोई भी मसला हल नहीं होता तो वेंटिलेटर चेंज भी कर सकते हैं. वेंटिलेटर डिस्कनेक्शन, सर्किट डिस्कनेक्शन हो तो रिकनेक्ट करेंगे, सेक्रेशंस की वजह से सक आउट करें. ब्रोंकोस्पैज्म में हम उसको ब्रोंकोडायलेटर अप्लाई करते हैं एज वी टॉक, कि अगर लीक हो तो लीक कॉम्पनसेशंस और पैक अप्लाई करें. किंकिंग की वजह से है तो सेडेशन अप्लाई करें. टेकिपनिया टेकिकार्डिया है तो हो सकता है एजिटेशन है तो आप सेडेशन बढ़ा सकते हैं, या उसका आप जो हमने ट्रिगर सेंसिटिविटी है वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है. तो whenever there is a problem, always look for the dope displacement, obstruction, pneumothorax and the equipment failure. ठीक, तो इसके बारे में हमेशा सोचना है आपने. तो whenever there is a alarm problem, high pressure, यहाँ पे आपको मिनट हाई प्रेशर अलार्म्स नजर आएंगे, तो वो हाई पीप की वजह से हो सकता है. उसमें आपने अलार्म की सेटिंग करनी है, या आपको कभी अपने अलार्म लाजमी से आपने एडजस्ट करना है कि उसमें इन्फेंट्स में 10 सेकंड और चिल्ड्रन में 20 सेकंड. And it is very important when you have ventilated a child and there is a problem, uh, and all the problem has been resolved, always think about when to wean and when to liberate. जब आपके ऑक्सीजनेशन एडिक्वेट हो जाए, मीन कि आपका PO2 जो है ना SpO2 नॉर्मल है विद मिनिमम FiO2, पीप की रिक्वायरमेंट कम से कम है,
PF रेशो मोर देन 300 है, आपका स्टेबल हीमोडायनामिक्स स्टेबल है, उसकी हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, आइनोट्रोप्स नहीं है उसकी, या कोई रेस्पिरेटरी सिग्निफिकेंट एसिडोसिस नहीं है, तो आपने उसको वीन करना है। तो वीन आप काम्स क्राइटेरिया से याद रखते हैं, काम्स के सीएनएस वाइज अलर्ट होना चाहिए, मिनिमम एयरवे की प्रॉब्लम्स, एयरवे की सेक्रेशंस नहीं होनी चाहिए, लंग्स में जो है ना उसके लंग्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो काम्स क्राइटेरिया से आपने इसको याद रखना है कि आपका ये फुलफिल हो जाए, इट मीन्स यूर पेशेंट इज रेडी टू बी एक्सट्यूबेटेड, मीन के उसके वीकनेस नहीं होनी चाहिए, न्यूरोमस्कुलर वीकनेस, लिम्स सारे मूव कर रहे हैं, सेक्रेशन प्रॉब्लम्स नहीं है, तो आपको यू कैन एक्सट्यूबेट यूर पेशेंट। तो स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग ट्रायल आपने उसको देना है उससे पहले, हमेशा जब भी आपने पेशेंट को एक्सट्यूबेट करना है तो स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग ट्रायल देना है। स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग ट्रायल हम जो है ना हाफ आवर से 2 आवर्स तक दे सकते हैं, और ये हम क्या करते हैं, पेशेंट को स्पॉन्ट ट्रायल पे ले लेते हैं या टीपी सप्लाई करते हैं। तो जैसे ही आपने एक्सट्यूबेट करना है उससे पहले उसको एनपीओ रखें, अगर गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन, एयरवे सक्शन करें, एटी का डिफ्लेशन करें, ठीक है, और उसको प्रॉप अप करें, और उसके बाद उसको एक्सट्यूबेशन करेंगे हम ना। तो साइंस ये होंगे, जैसे ही आपने पेशेंट को स्पॉन्ट पे लिया या टीपी ट्रायल पे लिया, अगर उसका मेंटल स्टेटस चेंज होना शुरू हो जाए, वर्कआउट ब्रीदिंग बढ़ना शुरू हो जाए, या उसका हीमोडायनामिक इनस्टेबल हो जाए, तो आपने पेशेंट को वापस SIMA मोड पे लेना है और उसको एक्सट्यूबेट नहीं करना, बिकॉज पेशेंट नीड्स वेंटिलेशन। तो ये कभी हो सकता है कि आपको जो है ना एयरवे एडीमा भी हो, यू विल आल्सो प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम द अपर एयरवे एडीमा। यूजुअली ये होता है कि जो पेशेंट आपने 3 डेज तक वेंटिलेट किए हैं उनमें अपर एयरवे एडीमा के चांसेस होते हैं, उसमें फिर ये है कि हम डेक्सामेथासोन स्टार्ट कर सकते हैं 0.5 मिलीग्राम पर केजी पर डोज से 4 डोजेस देनी है, 1 डोज बिफोर एक्सट्यूबेशन एंड 3 डोजेस आफ्टर एक्सट्यूबेशन, ठीक है। और साथ एपिनेफ्रिन के नेब्स, जैसे ही ट्यूब आउट करेंगे एपिनेफ्रिन के नेब्स और कोल्ड सलाइन के नेब्स भी दे सकते हैं, ठीक है। Thank you so much. This was our about our ventilation on the basics, and more we have to go through it in the next sessions. And for further learning, we can visit this website, Open Pediatrics, and this is the knowledge guide, and there are tactics, and there is also case studies on this website. So now the house is open for questions and answers session. We have three groups panelists at this time. Dr. Anwarul Haq and Dr. Atullah is group 1, and in group B we have Dr. Kalbe Abbas and Dr. Tariq Jamil, and in group C Dr. Humaira Ajrair and Dr. Sidra Isaac are with us. So please, Dr. Faisal, Dr. Rahim, proceed for the question and answer session. Okay, thank you very much, Dr. Shehzad. आप थोड़ा रेस्ट करें और अब we take on from here इंशाल्लाह. Alaikum everybody. Just to make sure, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत सारी क्वेरीज हैं आपकी। स्क्रीन पे आपके ईमेल एड्रेस थोड़ी देर में रिफ्लेक्ट होगा, प्लीज अपने क्वेरीज जो कि यहाँ आंसर नहीं हो रही उसको उस ईमेल एड्रेस पे सेंड कर दें, सो दैट वी कैन हेल्प you attain more knowledge and answer those questions via the email. So the first question is to the panel number 1, जिसमें Dr. Anwarul Haq and Dr. Atta है. Dr. Atta will be answering this question. बहुत सारे participants asked about difference between volume control and pressure control. So if Dr. Atta could answer this and help all. जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, रिगार्डिंग प्रेशर कंट्रोल या वॉल्यूम कंट्रोल, सो इन पीडियाट्रिक एज ग्रुप when default mode is usually pressure control is considered as a default mode, but honestly speaking it really depends कि at times physician comfort या patient comfort, you can change the mode at any time. Usually we start with the pressure control mode, और दूसरा रूल ऑफ थंब ये है कि if it is a diffuse physiology usually go for volume control, if it's a focal pathology, I mean like जिस तरह broncho pneumonia है तो you can start on volume, if it's a lobar pneumonia you can start on pressure, but again default mode in pediatrics is usually a pressure control mode because उससे barotrauma less होता है, and but you have to monitor your tidal volumes because आपने pressure तो दे दिया है, tidal volume कितना deliver हो रहा है, it will depend on the compliance of the lungs. So अगर आपने pressure control mode किसी patient पे start कर दिया है, you have to monitor his tidal volume. It should remain in 6 to 8 ml per kg disease lung में या up to 10 ml per kg in healthy lungs में.
it is really crossing that, then you have to come down with your pressure controls. So अगर डॉक्टर अनवार कुछ ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज सर. डॉक्टर फैसल. आई थिंक इससे काफी सारी जो सवाल की क्वेरीज तो सॉल्व हो गई होंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दूसरे पैनल के पास है, इसमें डॉक्टर कल्बे अब्बास एंड डॉक्टर तारिक जमील है. whoever would like to answer this. The question is कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स क्लियर करना चाह रहे हैं अपना कॉन्सेप्ट फॉर आई टाइम, पिप एंड पीप, यानी प्रेशर कंट्रोल, पीप एंड आई टाइम के मिनिमम एंड मैक्सिमम रेंजेस क्या है एंड हाउ डू वी एडजस्ट दोस. इफ यू कुड थ्रो सम लाइट. So, so pressure control basically depends on your peak airway pressure. Peak airway pressure आप मॉनिटर करते हैं, and usually you want कि आपके जो peak airway pressure हैं they don't go above 30. जब 30 से ऊपर जाते हैं तो there is a high risk के barotrauma rates, तो फिर आपको pneumothorax एक्सेट्रा और एक्सरे करा के देखना होता है कि लंग की ओवरऑल एक्सटेंशन कैसी है और वो कैसी है. सो प्रेशर कंट्रोल का कोई लिमिट नहीं होता. यू टाइट्रेट इट with as far as the PEEP is concerned. Again, जब आप PEEP बढ़ाते हैं तो peak airway pressure बढ़ते हैं. So again the limit remains the same कि आप उनको peak airway pressure monitor करते हैं. However, as compared to pressure control, you can go up on increasing the PEEP by 1 to 2. Hello, sorry, it got disconnected. So every based on the patient's condition, आप उनकी PEEP को titrate करते रहते हैं up to 12 or 14 in younger children, and in older children you can go up to 16. But you have to keep in mind कि अगर patient की condition बेहतर नहीं हो रही, उसके parameters बेहतर नहीं हो रहे, so then you switch on to another mode of ventilation like high frequency, or patient को prone कर दें, या lung protective strategies with permissive hypercapnia और permissive hypoxemia रखें. Another common question जो इसमें आया था that was regarding eye time. So eye time का concept is derived from time constant कि एक lung को fill करने के लिए कितने time constant चल रहे होते हैं. So it varies with age as well as the disease. So usually what as a principle हम क्या रखते हैं कि young age पे eye time छोटा होता है because lung का surface area, number of alveoli और उनका साइज और टाइडल वॉल्यूम कम होते हैं, सो टाइम कम होता है. एज द एज इंक्रीजेज इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. सो इफ आई टेल यू द नंबर्स, सो यूजुअली लेस देन ये जो न्यू नेट्स में यूजुअली वी कीप इट at 0.36 to 0.4. In infants, 8.4 to 0.45. From 1 to 5 years, it is 0.5 to 0.6. From 5 to 8 years, it is from 0.6 to 0.8 or 0.9 seconds, and above that you can go up to 1 or 1.2 seconds. इसमें important चीज़ ये है कि when you increase the respiratory rate, तो IE ratio disturb हो जाती है. So you have to keep the IE ratio to a minimum of 1:2 ताकि inspiration और expiration adequate रहे. Otherwise imbalance की वजह से वो inverse ratio ventilation हो जाएगी. So the purpose of increasing the rate or eye time वो सारे खराब हो जाएंगे और फिर blood gas का जो बैलेंस है वो भी खराब हो जाएगा. Another question was on trigger flow. So trigger basically ये है कि जब पेशेंट खुद ब्रीथ कर रहा है, उसकी अपनी ब्रीदिंग भी है प्लस वेंटिलेटर भी ब्रेथ उसको दे रहा है, तो उसको सिंक्रोनाइजेशन के लिए होता है. सो इसको हम ऐसे समझाते हैं कि आप इट्स अ वॉल ऑन फ्रंट ऑफ यू, एक दीवार है आपके सामने. सो यू हैव टू कीप इट एज सच कि आप उस दीवार को बहुत छोटा भी नहीं करें ताकि हर चीज़ नज़र आए और आप उसको बहुत बड़ा भी नहीं करें ताकि आपको कुछ भी नज़र नहीं आए. सो इन सिमिलर वे
आप ट्रिगर का इतना लेवल रखते हैं कि वेंटिलेटर थोड़ी सी भी बच्चे की ब्रेथ को ऐसे ना समझ ले कि इसने 2 ब्रेथ ले ली और वो 2 दफ़ा फिर ट्रिगर कर देगा, और इतना हाई भी नहीं रखें कि बच्चा ब्रेथ ले रहा हो लेकिन वेंटिलेटर उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाए और सोचे कि पेशेंट की अपनी कोई एक्टिविटी नहीं है. So usually we keep it as a flow trigger because it's more comfortable for the patient and it's more patient friendly as compared to pressure trigger. Usual value in very young infants, we keep it at around 0.5 to 1 liter. 1 to 5, 6 years back, we keep it at around 1 to 2 liters, and above that we can go up to 2 to 3 liters. Before I close, just remember कि mechanical ventilation is more an art than science. So बहुत सारी चीज़ें जो हमने ये figures बताए हैं, they can vary depending on the patient's physiology और उस वक्त बेड साइड पे पेशेंट की डिजीज क्या है, restrictive है, obstructive है या किस तरह से है. So उसके हिसाब से you can vary these things. ये कोई ऐसी नहीं है कि फिक्स आपने इतनी ही रखना है. But important thing is कि आपने मॉनिटर करते रहना है and साथ साथ पेशेंट को देखते रहना है कि उसकी अपनी एफर्ट्स आ रही हैं या नहीं आ रही. Thank you. Thank you, Dr. Kalbi Abbas, for this quite self-explanatory answer. Last question, हम एक और पे जाते हैं before we end this discussion, and this is for Dr. Humaira Junaid and Dr. Sidra Ishaq. काफी सारे panelists have asked about management in pneumonias, in COVID, etc. तो उसके अंदर एक concept है pervasive hypercapnia and hypoxia के बारे में if you could explain to the participants. Okay, so ये जो permissive hypercapnia का concept है, basically it's a therapeutic approach, especially जब हम बात करते हैं very sick lungs की, for instance ARDS है या कोई भी ऐसी conditions जिसमें जो है severe pneumonia के साथ patient है, तो उसमें आपने adequate ventilation के लिए आप permissive hypercapnia जो है वो allow करते हैं. कैप्निया का कॉन्सेप्ट ये है कि आप एट द कॉस्ट ऑफ फ्लो टाइडल वॉल्यूम्स जो हैं उसको बेसिकली हाई CO2 टॉलरेट करते हैं. एंड उसमें जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप किसी भी पेशेंट में एक नॉर्मल पीएच डिजायर कर रहे हैं कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस नहीं हो और एल्कलोसिस नहीं हो, तो इसमें आप जो है एनी पीएच अराउंड 7.28 एंड अबव आप टारगेट कर सकते हैं. जरूरी नहीं है कि 7.35 जो आपकी नॉर्मल रेंजेस हैं पीएच की वो मेंटेन हो. और परमिसिव का मकसद ये है कि आप उसमें नॉर्मल से ज्यादा CO2 जो है वो अलाउ कर सकते हैं. नॉर्मल से ज्यादा जो है वो आपकी 60-65 एज लॉन्ग एज कि आप अपना जो आपने अपना पीएच टारगेट किया हुआ है वो उसमें मेंटेन हो. इसका फायदा क्या होता है सिक पेशेंट्स की वेंटिलेशन में कि आप उनको वेंटिलेटर इंड्यूस लंग इंजरी नहीं होती है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा एक पेशेंट को जो है वो हाई टाइडल वॉल्यूम्स के ऊपर वेंटिलेट करेंगे तो उतना ही ज्यादा उसको बैरोट्रॉमा होगा और उसकी लंग को इंजरी होगी. तो अब रिसेंटली जो है वो लिटरेचर में ये डाटा आया है कि जो आपके पास बहुत से लंग्स हैं या अगर सिग्निफिकेंट ARDS और बैड निमोनियाज हैं तो उसमें आप लो पीएच और हाई CO2 के साथ जो है उन्हें टारगेटिंग लो टाइडल्स यानी सिक लंग के लिए आप जैसे अभी हम प्रेजेंटेशन में बता रहे थे कि आप नॉर्मल लंग में अराउंड 6 to 8 पर किलो, तो इसमें आप 4 to 6 पर किलो के टाइडल्स जो हैं उसको टारगेट करते हुए हाइपरकैप्निया को जो है वो टॉलरेट कर सकते हैं. थैंक यू. Thank you, Dr. Sidra, for this informative answer. I think we are out of time, and definitely और बहुत सारे questions हैं which we would like to answer, but I'm sure the time की shortage की वजह से we will not be able to. Please feel free to provide your feedbacks and all the questions that were unanswered on the addresses that are being reflected on your screen. Please feel free to write on those emails so that we can help you, the panelists can help you answer those questions.
आखिर में मैं गेट्स फार्मा का बहुत शुक्रगुजार हूँ. वी आर वेरी थैंकफुल कि उन्होंने इसको स्पॉन्सर किया और होपफुली इंशाल्लाह ये दिस इज सीरीज ऑफ वेबिनार्स. इसमें नेक्स्ट टाइम वी इंटेंड टू डू tactics, case scenarios, and we will look into your questions and we'll try to answer in next webinars inshallah. Assalamu alaikum.